हेलो स्टूडेंट, पतंजलि आईएएस के क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी कई स्टेट पीसीएस के इंटरव्यू चल रहे हैं, जिसमें एक आरपीएससी का इंटरव्यू है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू चल रहा है और कुछ दिनों के बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का भी इंटरव्यू होने वाला है। तो साक्षात्कार क्या होता है और साक्षात्कार में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, साक्षात्कार में आपको क्या नहीं करना है, और फिर भूगोल जिसका ग्रेजुएशन में पेपर रहा हो, भूगोल में किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं साक्षात्कार में, इन चार बिंदुओं पर आज का ये लेक्चर हमारा केंद्रित है। मूल रूप से फोकस आरपीएससी का इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले आरपीएससी का जो रिजल्ट निकला है, तो जिन छात्रों का आरपीएससी के मेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने कमियों को देखें कि कहाँ पर विसंगतियाँ रह गई थी, कहाँ पर खामियाँ रह गई थी, जिसके कारण उनका रिजल्ट नहीं हो पाया। तो उन कहते हैं कि महान वही बनता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। तो कहाँ पर मेंस में आपने क्या लिखा, क्या लिखा जाना चाहिए था, उसको देखना है और अपनी गलतियों को सुधार करते हुए अगला जो आने वाला विज्ञापन है, उसमें आप अपना 100% देने का प्रयास करें, ताकि ना केवल आपका सिलेक्शन हो जाए बल्कि आप अच्छे रैंक से जो है सो सेलेक्ट हो जाएं। तो जिनका नहीं हुआ है उनको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि महान वही बना है जो गिरकर फिर से उठने का प्रयास किया है, वही महान बना है। और जिनका साक्षात्कार है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस है, उनके लिए बधाई है कि वो इस साक्षात्कार में चयन हो जाए और फिर राजस्थान में अपना एक पद धारण कर लें और उसके माध्यम से राज्य के विकास में और देश के विकास में अपना योगदान दें। तो आज जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारा यह जो लेक्चर होगा वो चार बिंदुओं पर केंद्रित होगा। पहला होगा कि साक्षात्कार आखिर है क्या, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा आपको बताएंगे कि आपको साक्षात्कार में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं करना है, क्या करना है, इसका अर्थ यह है इनका ध्यान रखना है। और तीसरा, भूगोल में किस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं, उस पर हम इस लेक्चर में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए कि साक्षात्कार है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बेसिकली साक्षात्कार जो है, ये एक तरीके से हम कहते हैं कि यह नॉलेज का परीक्षण नहीं है। जैसे पहला ही पॉइंट हमने लिख दिया है कि ये नॉलेज का परीक्षण नहीं है, क्योंकि आपके नॉलेज का परीक्षण जो है वो 2 स्टेप में हो चुका है। कमीशन के द्वारा इसी कारण से 3 स्टेप में एग्जाम करवाए जाते हैं। प्राथमिक चरण में प्रारंभिक परीक्षा होती है, सेकंड चरण में मेंस और फाइनली इंटरव्यू होता है। तो आपके पास किताब की कितनी जानकारी है, किस तरीके से आपने अध्ययन किया है, इसके लिए आयोग 2 बार आपका परीक्षण कर चुका है और आप उसमें सफल हुए हैं, तभी आपका साक्षात्कार के लिए चयन हुआ है। तो आप ये जान लें कि यह नॉलेज का परीक्षण नहीं है। नॉलेज की जानकारी आपके पास कितनी है, ये पीटी में हो चुका है, और उससे भी थोड़ा और स्टेप ऊपर उठकर आपके मेंस में आपके पास कितनी जानकारी है, विषय वस्तु की कितनी समझ है, ये सब आपका परीक्षण हो चुका है। तो वो नहीं है। तो अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर साक्षात्कार है क्या। यदि वो नॉलेज की जानकारी नहीं है तो फिर आखिर साक्षात्कार है क्या। तो साक्षात्कार है क्या, यदि एक लाइन में कहा जाए तो वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। आपकी जो व्यक्तित्व है, बचपन से अभी तक आपने जो समय बिताया है, जिस तरह से अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया है, उसका एक ये परीक्षण होता है। और उस व्यक्तित्व परीक्षण में आयोग या कोई कमीशन आपसे किन चीजों की रिक्वायरमेंट करता है, किन चीजों की आपसे अपेक्षा रहता है, वो आप ध्यान से देखिए। तो इस व्यक्तित्व परीक्षण में क्या होता है कि आपके विचारों का परीक्षण किया जाता है कि आपके विचार किसी भी वस्तु पर किस तरीके के हैं, आलोचनात्मक हैं, केवल समालोचनात्मक हैं, उनके गुण दोषों को देखने की क्षमता है या नहीं। और इसी विचार जो आपके होंगे, जो आप अपना विचार रखेंगे इंटरव्यू बोर्ड के सामने में, उसी के आधार पर बोर्ड यह निर्णय लेगा कि आप प्रशासन में जाने के योग्य हैं या नहीं। तो ये आपके विचारों का परीक्षण होता है, ये आप ध्यान से रखेंगे। फिर तार्किक क्षमता का परीक्षण होता है। कई ऐसे प्रश्न आपको इंटरव्यू के दौरान पूछे जाएंगे जिसमें आपको तत्काल निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि जब आप प्रशासन करने के लिए जाएंगे तो कई ऐसे अवसर आएंगे जब आपको क्विक डिसीजन लेना होगा। एक ऐसी परिस्थितियां आ सकती है कि जब ना तो आपको ऊपर के अधिकारियों का कोई सहयोग मिल सकता है, ना ही नीचे के अधिकारियों का कोई समर्थन मिल सकता है। तो ऐसे विकट परिस्थिति में अपने विवेक के आधार पर, अपने बुद्धि के आधार पर आप कैसे निर्णय लेंगे, इसका परीक्षण होता है साक्षात्कार में। फिर विषय वस्तु की समझ का परीक्षण है। ये विषय वस्तु का है कि देश दुनिया में जो घटनाएं घटित हो रही है, अपने राज्य में जो घटनाएं घटित हो रही है,
उस विषय वस्तु के प्रति आपकी क्या समझ है, उसका ये परीक्षण होता है। फिर चौथा जो है कि इसमें प्रशासनिक निर्णय लेने की आपके अंतर्गत क्षमता है या नहीं, उसका परीक्षण है। क्योंकि जब आप प्रशासन करने के लिए जाएंगे तो ऐसे अभी आप देख रहे हैं कि देश में कोविड की समस्या है, कई राज्यों में फ्लड की समस्या है, कई राज्यों में जो कई जगह पर राजनीतिक उठापटक की समस्या है। तो ऐसे विकट सिचुएशन में कई बार आपके पास होंगे कि क्या निर्णय लिया जाए, क्या नहीं निर्णय लिया जाए। तो ऐसे ही निर्णय क्षमता का मूल्यांकन है साक्षात्कार। जो बोर्ड के सदस्य होते हैं वो इसीलिए आपसे कुछ ऐसे कंडीशनल प्रश्न भी पूछते हैं ताकि आपके विचार को वो जान सके कि यदि इस तरीके का कोई कंडीशन आ जाएगा प्रशासन में इसके समक्ष तो यह किस प्रकार का निर्णय लेगा, उसका ये परीक्षण है। फिर समसामयिक विषयों के प्रति आपकी कितनी समझ है, देश दुनिया में जो घटनाएं घटित हो रही है आप उसके प्रति कितना अवेयर है, कितना जागरूक है, उसका परीक्षण है साक्षात्कार। अभी आप देख रहे हैं कि भारत में भी कई सारी राजनीतिक सामाजिक आर्थिक घटनाएं घटित हो रही है। विश्व स्तर पर जो है सो विश्व का जो राजनीतिक परिदृश्य है या जो भूसामरिक कंडीशन है वो काफी तेजी से बदल रहा है। तो इन बदलते हुए परिस्थितियों के संदर्भ में आप कितना जागरूक हैं, कितने आपके पास उसकी जानकारी है, आप कितने समसामयिक विषयों से रूबरू रहते हैं, उसका परीक्षण है साक्षात्कार। और फिर साक्षात्कार दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता का परीक्षण है। अर्थात आप जो प्रशासन में जाएंगे तो कैसे, यदि मान लीजिए आपके सामने कोई मॉब आ जाता है तो कैसे आप उस मॉब को कंट्रोल करेंगे, कैसे आप अपने विचारधारा से वहां के लोगों को जो है प्रभावित करेंगे, इसका ये परीक्षण है। तो ये जो साक्षात्कार है आपके कुल व्यक्तित्व का जो है वो परीक्षण है, जो बचपन से लेके हम लोग अभी तक बिताते आए हैं उसका परीक्षण है साक्षात्कार, नॉलेज का नहीं है। आप जो साक्षात्कार बोर्ड में एंट्री करेंगे उसका परीक्षण होता है, लोगों से कैसे शिष्ट आचरण के साथ आप पेश आएंगे उसका ये परीक्षण होता है। यानी कि इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो साक्षात्कार है ये व्यक्तित्व परीक्षण है। और व्यक्तित्व का जब बात होता है तो उसमें हर एक चीज आ जाती है, आपके अंतः मन की बाहरी पर्यावरण हर एक चीज को जांचने का प्रयास किया जाता है कि आप उसके योग्य हैं, सुटेबल हैं या नहीं। जैसे कुंभकार एक घड़े का निर्माण करता है और देखता है कि वो हर एक तरीके से तंदुरुस्त है कि नहीं, उससे टन टन की आवाज आ रही है कि नहीं। साक्षात्कार इसीलिए आयोजन किया जाता है कि कहीं मेंस में कोई कमी रह गई है, पीटी में कोई कमी रह गई है, तो अब इंटरव्यू तक आते आते वह पूरा हो चुका है या नहीं, जिस कैंडिडेट का हम चयन करने जा रहे हैं वो पूरी तरीके से साउंड है या नहीं, हर एक परिस्थितियों में साउंड रहेगा या नहीं, उसी का परीक्षण जो है ये साक्षात्कार है। तो जो इंटरव्यू देने वाले हैं वो अपने जेहन में इस बात को उतार लें कि यह नॉलेज का परीक्षण नहीं है, यह आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। जो मैंने पॉइंट बताया उसी तरीके से आपको सोचना है और उसी फॉर्मेट में अपने आप को ढाल लेना है। दूसरा कि साक्षात्कार में आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या दूसरे संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि किन बातों पर आपको ध्यान या क्या गलती नहीं करना है ये आपको ध्यान है। तो सबसे पहले जब भी आपको साक्षात्कार में कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपके विचार या आप जो अपनी बातों को रखें वो पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। किसी भी पूर्व की मन स्थिति के आधार पर आप अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, पूर्वाग्रह से रहित विचारधारा होनी चाहिए। दूसरा कि आपके जो विचार होने चाहिए संविधान और कानून का उल्लंघन ना करते। जो भारत का संविधान है, हमारे यहाँ की जो विधि प्रक्रिया है, न्यायालय के जो द्वारा कभी निर्णय दिया जाता है, तो हमें इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जो जवाब हो वो अधिकतर इन्हीं संविधान कानून के नियमों का पालन करते हुए होना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रशासन का अंग बनेंगे, इन्हीं संविधान के इन्हीं कानूनों का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों को उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम उन चीजों का उल्लंघन ना करें। जब भी अपना बात रखें तो तर्क के आधार पर रखें, सब्सटैंशियल विचार होना चाहिए कि वो हर एक परिस्थिति में लगे कि नहीं, विधि के रूप में भी ये सही है, संवैधानिक दृष्टिकोण से भी सही है, और सामाजिक जो परिस्थितियां होती है उस हिसाब से भी लगे कि ये सही है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, आपके विचारों में क्या होना चाहिए कि राष्ट्रीय एकीकरण का भाव नहीं होना चाहिए, विभाजनकारी चीजें आपके मन से नहीं निकलना चाहिए। कई बार इंटरव्यू बोर्ड में आपके ऐसे विचारों को जानने के लिए इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि जब भारत और नेपाल के बीच इस तरीके का सीमा विवाद है तो क्यों नहीं समस्या के समाधान के लिए जो विवादित क्षेत्र है नेपाल को दे दिया जाए। इसी तरीके से यह भी पूछा जा सकता है कि क्यों नहीं तो भारत और चीन के बीच अभी गलवान घाटी का विवादित क्षेत्र है, क्यों न चीन के गलवान घाटी देके हम विवाद को शांत कर लें।
तो इस तरीके का फिर कई अवसर पर ऐसे भी आपको सामाजिक विचारधाराओं को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिससे यह जानने का प्रयास किया जाता है कि क्या इसमें देश और राज्य के प्रति इंटीग्रेशन की भावना है या कोई विभाजनकारी भावना है या किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है, किसी संप्रदाय को लेकर पहले से ही मन में कोई विद्वेष पाले हुए है। तो इस तरीके का भाव आपके मन में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्रीय विकास, राज्य विकास जो प्रत्येक समाज का वर्ग है, हर एक समाज के वर्ग के विकास की बातें आपके प्रश्नों के उत्तर में होना चाहिए। जिस तरीके से वो प्रश्न करते हैं उसी हिसाब से आपको अपना उत्तर प्रस्तुत करना है। फिर क्या है कि आपको ईमानदारी पूर्वक अपना विचार रखना चाहिए। झूठ इंटरव्यू बोर्ड में नहीं बोलना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप वहां पर झूठ बोलेंगे तो साक्षात्कार देने लेने वाले जो होते हैं उनका काम ही यही होता है। ये आपके झूठ को पकड़ लेंगे और जब आपको झूठ को वो पकड़ लेंगे तो किसी न किसी रूप में बोर्ड में ही वो आपको यह एहसास करा देंगे कि आपने इस प्रश्न का उत्तर झूठ दिया है, हम लोगों को जो है सो बरगलाने का प्रयास किया है, तो वो सही नहीं माना जाता और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका साक्षात्कार नेगेटिव मोड में चला जाता है। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपने व्यक्तित्व को ईमानदारी से वहां रखेंगे। जितने ईमानदारी से रखेंगे उतने ही साक्षात्कार बोर्ड के जो सदस्य होते हैं वो आपसे खुश होंगे। फिर क्या है कि यदि पूछे गए प्रश्न का आप उत्तर नहीं जानते हो, कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए सदस्य ने जिनका आप उत्तर नहीं जान रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए, विनम्रता पूर्वक उनसे माफी मांग लेना चाहिए कि सर मुझे अभी स्मरण में नहीं आ रहा है। यदि आपको मान लीजिए कि कयास के आधार पर बोलना ही हो, एक बार सदस्य से, बोर्ड के मेंबर से जो है जरूर अनुमति ले लें कि सर मुझे अभी स्मरण में नहीं आ रहा है, लेकिन यदि आप कहें तो मैं अनुमान के आधार पर इसका उत्तर बोलने का प्रयास करूंगा। तो सदस्य की अनुमति ले लेना चाहिए और जो है सो प्रश्न आए तो कम से कम 7, 8, 10 सेकंड का थोड़ा सा आप जो है सो ड्रॉप करें, अपने आप को ड्रॉप करने का है कि थिंकिंग के मुद्रा में चले जाए, ताकि उसको लगे कि स्टीरियो टाइप का नहीं बल्कि सोच सोच कर जो है वो उत्तर दे रहा है। तो ये ध्यान में रखना है कि बिल्कुल स्टीरियो टाइप का उधर से प्रश्न एंड हुआ और इधर से आप शुरू हो गए, ऐसा नहीं करना है। 2, 4, 5, 7, 10 सेकंड के लिए पॉज कर लेना है, थोड़ा सा थिंकिंग मुद्रा चेहरे पर आ जाना चाहिए और तब आप अपने प्रश्नों का उत्तर उनको दें पहले जिन्होंने आपसे प्रश्न पूछा है और फिर सभी सदस्यों को आप अपने नजरों में रखते हुए प्रश्न का उत्तर दें। और ना आए तो बिल्कुल विनम्रता पूर्वक कह दीजिए कि सर मुझे नहीं आता है, क्योंकि हर एक प्रश्न का उत्तर हर एक व्यक्ति जानता हो ये संभव नहीं है। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसीलिए मैंने अगला पॉइंट भी लिख दिया है कि यदि आप 1-2 प्रश्नों का उत्तर नहीं भी दे पाते हैं साक्षात्कार बोर्ड में तो उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप घबराएंगे, प्रेशर में आ जाएंगे तो फिर आपका इंटरव्यू जो है वो जो है सो जितना जाना चाहिए अच्छा उतना जाएगा नहीं। तो ये हमेशा आप ध्यान में रखेंगे, 1 या 2 प्रश्न का उत्तर नहीं देने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई 1 प्रश्न का उत्तर देकर भी सिलेक्शन ले लेता है और कोई 10 प्रश्न पूछे गए और 10 प्रश्न का उत्तर देने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसका अर्थ है कि वो 10 प्रश्न का उत्तर देकर भी आयोग के सदस्यों को खुश नहीं कर पाया। जो आयोग का सदस्य उसे चाहता था वो हो नहीं पाया। लेकिन कोई व्यक्ति 1 ही 2 प्रश्न का उत्तर दिया और आयोग का सदस्य उससे खुश हो गया, तो बिल्कुल उसको जो है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि 1 या 2 प्रश्न का उत्तर यदि आप नहीं दे पाते हैं, लगातार भी ऐसा होता है कभी-कभी कि आयोग के मेंबर प्रश्न पूछते जा रहे रहते हैं और आप उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि अपने आप को संभाल कर धैर्यपूर्वक रखना चाहिए अपने आप को और अपने बारी का इंतजार करना चाहिए। और जब आपके मन में ये होगा कि हमारा बारी आएगा, हम प्रश्नों का उत्तर देंगे, तो यही पॉजिटिव थिंकिंग जो है सदस्यों का मन भी बदल देता है, क्योंकि जो आप सोचेंगे उसी तरीके का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है वहां पे। तो जरूर आपकी बारी आएगी और फिर इंटरव्यू बोर्ड आपके हिसाब से आपका प्रश्न पूछने लगेगा, आप उत्तर देते जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, 1-2 प्रश्न यदि आपको नहीं आए तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अब जो तीसरा सेक्शन जो है कि भूगोल में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये आप ध्यान से देखो जिनका ग्रेजुएशन स्तर पर भूगोल है उनसे तो 100% जो है वो प्रश्न पूछेंगे ही, क्योंकि एकेडमिक कैरियर इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है। यदि किसी ने ग्रेजुएशन किया है, किसी ने इसमें पीजी किया है, किसी का नीट जेआरएफ है, तो वो 110% कुछ समझे कि उसको इंटरव्यू में भूगोल से प्रश्न आना ही है। अब भूगोल की तैयारी के लिए देखो, भूगोल तो बहुत बड़ा एरिया है, 1-2 दिन में इसकी तैयारी कर नहीं सकते हैं आप। वैसे भी इंटरव्यू की तैयारी 1-2 दिन में होती नहीं है। बचपन से लेके अभी तक हमने जो 20 साल, 22 साल, 25 साल व्यतीत किया है, उसको 1 दिन में मॉडिफाई अचानक नहीं किया जा सकता है। ये धीरे-धीरे होता है, प्रोसेस होता है।
इसलिए यह वीडियो लेक्चर उनके लिए भी लाभदायक है जो आने वाले आरएस के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इंटरव्यू देने को सोच रहे हैं अगले बार, उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक है कि अभी से वो वेल प्रिपेयर्ड होकर अपना तैयारी करें और पहले प्रयास में अच्छे रैंक के साथ सफलता ले सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। अब भूगोल की तैयारी में क्या है कि इसको 2 सेक्शन में आप बांट लेंगे। एक जो भूगोल की आधारभूत समझ होती है वो, और दूसरा जो समसामयिकी का सेक्शन होता है वो। तो देखो, जब भूगोल में प्रश्न पूछा जाएगा तो जो कंटेम्प्रेरी इशू का एरिया होता है वही आपके साक्षात्कार में प्रश्न होता है जनरली, क्योंकि उनको पता है कि जो ट्रेडिशनल भूगोल का सेक्शन है ये आप पीटी में भी पढ़ाई किए हैं, मेंस में भी पढ़ाई किए हैं, समसामयिक विषयों के प्रति, क्योंकि उनका किताब से जो बोर्ड मेंबर होते हैं उनका किताब से बहुत दिनों से संपर्क छूटा होता है, कब सर्विस में आए, कितना लंबा सर्विस कर चुका है, केवल पेपर पढ़ते हैं और पेपर पढ़ने के आधार पर उनका जो व्यक्तित्व है, उनके जो इंटरव्यू लेने का अनुभव है लंबा, उसी के आधार पर वो आपका परीक्षण करते हैं, उसी के आधार पर वो आपसे प्रश्न पूछते हैं। फिर भी आपको क्या करना है कि कुछ आपको आधारभूत समझ बना लेनी है। तो आधारभूत समझ में आपको क्या कर लेना है कि कम से कम आरएस के प्रारंभिक परीक्षा में और आरएस के मेंस परीक्षा में जो भूगोल का सिलेबस है, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का हो, चाहे वो क्या हो, भारत के भूगोल का हो, या चाहे फिर राजस्थान के भूगोल का हो, इसका एक ऑल ओवर फॉर्मेटिंग आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में है तो यहाँ से कुछ प्रश्न वो पूछ सकते हैं। एक ये ध्यान में रखना है। और दूसरा क्या है कि भूगोल में आप बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है, कोई थ्योरी नहीं पूछेंगे आपसे ये, क्योंकि उनको पता है कि थ्योरी से हमें कोई लेना देना नहीं है। थ्योरी का एप्लीकेशन कैसे होता है प्रशासन में, ये आपसे पूछा जाएगा। तो थ्योरी में नहीं जाना है, व्यवहारिक पक्ष जो होता है, अप्लाइड सेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे हमने कुछ कुछ प्रश्न लिखा है, एक तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो आरएस के प्रीलिम्स में है और जो आरएस के मेंस में भूगोल का सिलेबस है उसको अच्छे से कर लेंगे। और इसके लिए आपको क्या करना है कि राजस्थान बोर्ड में जो अभी 11th और 12th में 2 एनसीईआरटी चल रही है ज्योग्राफी की, इन दोनों एनसीईआरटी का क्विक रिवीजन कर लेना। वैसे आपने पीटी पास किया है, मेंस पास किया, तो अच्छी जानकारी आपके पास होगी ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों एनसीईआरटी को कर लेंगे। और आपका जो क्लास नोट्स है, जहां पर आपने कोचिंग की है, पतंजलि में कोचिंग की है, उस क्लास नोट्स को आप अच्छे से एक बार क्विक रिवीजन मार देंगे तो आप रिफ्रेश हो जाएंगे, तो आपको उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आपको क्या करना है कि भूगोल क्या है, एक परिभाषा के तौर पर अच्छे वेल डिफाइंड परिभाषा सबको बना के लिख लेना है। फिर भारत और राजस्थान के कुछ भूगोल वेताओं के नाम पूछे जा सकते हैं कि भारत के 4 ज्योग्राफर का नाम बताओ, राजस्थान के 4 ज्योग्राफर का नाम बताओ। तो ये प्रश्न सब आपके टंग पर होना चाहिए कि आए और आप उसका उत्तर अच्छे से दें। फिर पश्चिमी विक्षोभ और मावट, पिछले बार जब इंटरव्यू हो रहा था इस पर कई बार प्रश्न आया था। तो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस जो हमारे यहाँ शीत ऋतु में आता है, जो राजस्थान को प्रभावित करता है, और उससे जो वहां पर होने वाली वर्षा उसको मावट कहते हैं, इसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इस पर प्रश्न पूछ सकते हैं। भारत की मानसून प्रणाली पर इस बार प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी साउथ वेस्ट मानसून का समय है, पूरे देश में वर्षा हो रही है, कहीं पर फ्लड आया हुआ है। तो इस मॉनसूनल सिस्टम पर आप अच्छे से काम करके जाएंगे। मॉनसूनल सिस्टम को राजस्थान के रिगार्डिंग भी आप करके जाएंगे कि जैसे मानसून वर्षा का राजस्थान में क्या पैटर्न है, राजस्थान में वर्षा को प्रभावित करने में अरावली माउंटेन की क्या भूमिका है, कहाँ पर जो है सो कितनी वर्षा होती है। तो साउथ वेस्ट मानसून के नेचर को भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में आपको अच्छे से समझ के जाना है। साथ ही ट्रेडिशनल पोर्शन में कुछ एग्रीकल्चर के एरिया को अच्छे से समझ के जाना है, क्योंकि एग्रीकल्चर आधारित अभी जिनका भी इंटरव्यू हुआ है एग्रीकल्चर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। भूमि की माप इकाई पर पूछा गया है, फसलों के बारे में पूछा गया है। तो एग्रीकल्चर को भी आप एक बार देख लेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि जो एनसीईआरटी है और जो आपको क्लास में कराया गया है उसको आप देख लेंगे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगा, उसके आधार पर आप इंटरव्यू बोर्ड में आसानी से प्रश्न दे सकते हैं। अब जो मूल सेक्शन आपके भूगोल का हो सकता है इंटरव्यू में, वो क्या हो सकता है कि आपके समसामयिकी भूगोल का हो सकता है। समसामयिकी भूगोल का अर्थ है कि करंट में जो चीजें काफी भारत और विश्व के स्तर पर चर्चा में है, उससे प्रश्न हो सकता है। तो सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन जो है विश्व में अभी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो तत्काल कोविड संकट सबसे बड़ा आ चुका है, लेकिन जलवायु परिवर्तन जो है काफी लंबे समय से एक बड़े इशू के रूप में है। तो जलवायु परिवर्तन क्या है, क्या इसका कारण है, भारत और विश्व के द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए क्या किया जा रहा है। तो जलवायु परिवर्तन के ऊपर आपका एक हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। दूसरा, प्राकृतिक आपदा पर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि भारत के कई राज्यों में
या पूरे भारत में आप देख रहे हो कि अर्थक्वेक काफी अधिक आया है। दिल्ली एनसीआर सब के क्षेत्रों में भूकंप काफी अधिक आ रहे हैं। साउथ वेस्ट मानसून के कारण जो वर्षा काफी अधिक हो रही थी, आप देख रहे हैं कि देश के कई राज्यों में फ्लड का कंडीशन है। तो प्राकृतिक आपदा के बारे में आ सकता है, भूकंप पर कुछ पूछ सकते हैं, पारिभाषिक टाइप का, बाढ़ के बारे में पूछ सकते हैं। इसी तरीके से राजस्थान सूखा प्रभावित राज्य है, तो उस पर आधारित प्रश्न हो सकता है। अभी साइक्लोन आया था भारत में, तो अम्फन साइक्लोन एक आया था बंगाल की खाड़ी में, और एक निसर्ग साइक्लोन अरब सागर में। तो ये जो साइक्लोनिक क्लेमिटीज है, इस तरीके के आपदा के बारे में पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। इस पर आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। फिर आपदा ही से संबंधित है भारत और राजस्थान में टिड्डी दल। अभी आपने देखा है कि टिड्डी दल का आक्रमण पूरे उत्तर भारत पर हुआ है, राजस्थान पर भी काफी इसका प्रभाव पड़ा है, फसलों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो टिड्डी दल के आक्रमण पर इसका रीजन क्या है, किस तरीके से टिड्डी दल के आक्रमण को कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर प्रश्न आपसे आ सकता है। फिर संसाधन संरक्षण और संसाधन के विलुप्तीकरण पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संसाधन का ह्रास क्यों हो रहा है और संसाधन का संरक्षण क्यों, क्योंकि जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, वो विकास का क्या है, कुंजी है। तो चाहे वो राज्य का संसाधन हो या देश का संसाधन हो, संसाधन से संबंधित प्रश्न आ सकता है, इसको ध्यान में रखना है। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन के बारे में पूछे जा सकते हैं, और संसाधनों का जो ह्रास हो रहा है उसको कैसे संरक्षित किया जाए, किस तरीके से आने वाले जनरेशन के लिए बचा के रखा जाए, इस पर पूछा जा सकता है। तो संसाधन और रिसोर्सेज पर आपकी अच्छी एक समझ होनी चाहिए। फिर जैसे मैंने पहले भी बताया कि जलवायु परिवर्तन पर सरकारी नीति के बारे में आपको स्पष्ट रहना होगा। ये जलवायु परिवर्तन पर जो सरकारी नीति है, इसमें भारत सरकार के भी कुछ पॉलिसी को आपको ध्यान में रखना है, और कुछ राजस्थान सरकार ने भी यदि इस तरह की कोई पॉलिसियां अपनाई हैं अपने यहाँ, तो उनके बारे में भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। पूछ सकता है कि अच्छा बताओ, जलवायु परिवर्तन पर राजस्थान सरकार ने कोई नई पॉलिसी लाई है या नहीं, उसके बारे में बताइए। तो ये थोड़ा सा देख लेंगे कि जलवायु परिवर्तन पर, क्लाइमेट चेंज पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर जो नेक्स्ट प्रश्न हो सकता है एप्लीकेबल क्वेश्चन, कि भूगोल का प्रशासन में क्या योगदान है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि भूगोल कैसे प्रशासन में योगदान देता है। तो इस पर एक अच्छा आप जो है सो बहुत बेहतर वेल मैनेज आंसर बना लेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, संसाधन के आकलन और प्रबंधन में इसका क्या योगदान है। फिर जब आप कहीं पर प्रशासन बनते हैं, प्रशासक बनते हैं, और वहाँ के भूगोल की जानकारी हो, वहाँ की संस्कृति की जानकारी हो, तो फिर आप एक अच्छे प्रशासक बन सकते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि जो भूगोल का होगा जानकार वही अच्छा प्रशासक होगा, बट एज कंपेयर आप अच्छा वहां पर काम कर जाएंगे, क्योंकि वहां की संस्कृति आप जानते हैं, लोग क्या चाहते हैं आप ये जान जाएंगे, भूगोल को समझ जाएंगे। तो फिर आपदा को कैसे मैनेज किया जाए, संसाधन को कैसे ऑप्टिमम यूज, कैसे संसाधन का किया जाए, ये सभी भूगोल हमें बताता है। और सबसे बढ़कर जो अभी विश्व में सबसे अधिक रिक्वायरमेंट है धारणीय विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो धारणीय विकास, संपोषणीय विकास या सतत विकास कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसको कैसे करा जाए, ये हमें भूगोल बताता है। तो भूगोल का प्रशासन में बहुत बड़ा रोल है। आप इस पर एक बहुत अच्छा वेल आंसर बना लेंगे, और यदि इस तरीके का प्रश्न आता है तो यही प्रश्न सब आपके इंटरव्यू में क्रैकिंग प्रश्न होता है, जिसका आप अच्छा से उत्तर देके बोर्ड के सदस्यों को खुश कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो वो, और फिर भारत सीमा विवाद जो है, अभी आप देख रहे हैं कि भारत का नेपाल के साथ जो है सीमा विवाद है, क्योंकि ये भूगोल का भी एरिया और करंट का भी एरिया है, तो करंट में भी आप इसको पढ़ेंगे और भूगोल के हिसाब से भी। तो भूगोल में कुछ ट्रेडिशनल एरिया भी आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, जो भारत और चीन के बीच का मूल रूप से अभी सीमा विवाद है, चल रहा है, उस सीमा विवाद का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देख लेना है भारत चीन के बीच। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद करंट इशू पर आ जाना है, करंट क्या है, भारत सरकार का इस पर क्या स्टैंड रहा है, नेपाल के साथ जो विवाद हुआ उसमें भारत सरकार का क्या स्टैंड रहा है, चीन के साथ जो विवाद हुआ उसमें क्या भारत सरकार का स्टैंड रहा है। जो विवादित क्षेत्र सब अभी चर्चा में रहे भारत चीन के संदर्भ में और भारत नेपाल के संदर्भ में, उस विवादित क्षेत्र के बारे में, उसके आसपास के लोकेशन के बारे में आपकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए, ये ध्यान में रखेंगे। तो भारत और ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट का एरिया है, इसको आप अच्छे से करके जाएंगे। 100% जिसका ज्योग्राफी होगा और ज्योग्राफी नहीं होगा, वहां से प्रश्न आने की संभावना रहती है। और फिर जैसे मैंने बताया कि सतत विकास क्या है, ये आपको जरूर प्रश्न पूछा जा सकता है, वो आप इसको अच्छे से करके जाएंगे। राजस्थान सरकार का सतत विकास पर क्या एजेंडा है,
यानी हर एक को अपने राज्य के हिसाब से आपको जरूर तैयार करके जाना है, क्योंकि वो पूछ सकते हैं। अधिकांश जो भूगोल का प्रश्न होगा वो राजस्थान बेस होगा, वो भारत और विश्व की दुनिया में कम जाएंगे, आपको राजस्थान में घुमा के रखेंगे, क्योंकि आपको राजस्थान में एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो ये ध्यान में रखना है। तो हर एक राजस्थान में सतत विकास के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसको भारत सरकार प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है, राजस्थान सरकार क्या कर रही है, इस पर आपको अपना एक स्टैंड क्लियर रखना है। तो ये भूगोल का दो जो मूलभूत सेक्शन मैंने बताया कि समसामयिकी भूगोल का पोर्शन और आधारभूत भूगोल का पोर्शन, इस पर दोनों पर एक अच्छी समझ अंडरस्टैंडिंग बना के जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ जो है सो कंडीशनल प्रश्न भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और वो जो कंडीशनल प्रश्न होते हैं वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है सफलता में। आपके सिलेक्शन में वो कंडीशनल रोल प्रश्न जो होते हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी कंडीशनल प्रश्न से वो आपके विचार को जानेंगे, आपके तार्किक क्षमता को जानेंगे। ये आप जान लीजिए, राजस्थान में कौन कौन सूखा प्रभावित जिला है, इसमें जो है सो आपके तर्क नहीं है, ये तो अंडरस्टूड है कि जो जिला है वो आपको बता देना है। लेकिन यदि वही प्रश्न ये आ जाएगा कि एक प्रशासक के रूप में राजस्थान में सूखे की समस्या के समाधान के लिए कुछ उपाय बताओ, तो अब ये जो है सो एक एप्लीकेबल पोर्शन हो गया। अब यहाँ पर अपने आपको अपना विचार देना है। तो ऐसे में यदि आपके विचार काफी अच्छे हैं और उनको अच्छा लग जाता है कि नहीं ये जो विचार बता रहा है इसके जो तर्क हैं वो सब्सटैंशियल है, इसको एप्लीकेबल रूप में किया जा सकता है, तो फिर आप सदस्य को खुश कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके के जैसे मान ली कंडीशन दे देते हैं कि मान लो कि तुम एसडीएम बन जाते हो या एसडीएम रहोगे या रहते हो तो क्या करोगे। एक तो एक प्रश्न मैंने इसी तरीके से डिजाइन करके आपको दे दिया है कि यदि मान लीजिए कि आप राजस्थान में किसी जिले का एसडीएम रहेंगे और टिड्डी दल का आक्रमण वहां हो जाता है, तो टिड्डी दल के आक्रमण से निपटने के लिए एज ए एसडीएम रहते हुए आप क्या स्टेप उठाएंगे, ये एक कंडीशनल प्रश्न हो जाएगा। तो इस पर आप बढ़िया से अपना एक अच्छे से बना लेंगे। दूसरा जैसे मैंने बताया कि राजस्थान में सूखे की समस्या के समाधान पर आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये बार बार इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाता है। तो आपका इस पर बेहतर तरीके से अपना तैयारी होना चाहिए। दो तरीके में इसको रखा जा सकता है कि लॉन्ग टर्म अप्रोच में क्या किया जाए, शॉर्ट टर्म अप्रोच में क्या जाए। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव का जो व्यू होता है वो व्यू आपसे पूछा जा रहा है, वो आपको ध्यान रखना है। कोई रेडिकल अप्रोच आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रशासक कभी रेडिकल अप्रोच नहीं अपना सकता है, ये ध्यान में रखेंगे। फिर राजस्थान में जल संकट और उसका समाधान कैसे है, इस पर आपसे रणनीति पूछा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान के कई जिले जो है वाटर क्राइसिस के रूप से गुजरते हैं, और जब यहाँ पर प्री मानसूनल सीजन आता है तो बहुत जल की कमी होती है। तो कैसे जल संकट की समस्या का समाधान हो सकता है, और ये तो न केवल राजस्थान बल्कि भारत और विश्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में जल संकट आने वाले समय में आ रहा है और अभी भी है। तो इस पर आपका एक प्रशासनिक व्यू जो है, इस पर सरकार का कोई योजना सब है तो उसको ध्यान में रखना है। सरकार जल संकट के समाधान के लिए क्या क्या कार्य कर रही है, इस तमाम चीजों पर आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए, और आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू भी होना चाहिए, क्योंकि इस तर्क के माध्यम से वो जानना चाहेंगे कि जब ये प्रशासन में जाएगा तो ये क्या कर सकता है इसके लिए, ये बात है। और फिर लास्ट में पूछा जा सकता है इस तरीके का, क्या बेहतर प्रशासक बनने के लिए भूगोल की समझ जरूरी है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि प्रशासन के में भूगोल की क्या भूमिका है। तो इस तरीके के कंडीशनल प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो कंडीशनल प्रश्नों को क्या करें ना, जब आप अपना बायोडाटा बनाएं तो बायोडाटा में क्या करें, दो चार पांच दोस्तों को शेयर कर दें, और उस बायोडाटा को शेयर करने के बाद आप सभी दोस्तों को बोले कि इस पर जितने भी प्रश्न बनते हैं प्रश्न लिख के मुझे दो। तो इससे क्या होगा ना कि यदि हर एक व्यक्ति ने आपको 50-50 प्रश्न लिख के दिया आपके पूरे बायोडाटा से, तो आपके पास कितने हो गए, 250 प्रश्नों का संकलन हो गया। उस 250 प्रश्नों में क्या होगा, कई कॉमन प्रश्न होंगे, तो जो कॉमन प्रश्न हुआ इसका अर्थ है कि आने की संभावना अधिक रहेगी। तो उन सभी प्रश्नों का एक आदर्श फॉर्मेट आंसर का आप तैयार कर लें पॉइंट वाइज, और तब आप देखेंगे कि इंटरव्यू में जाएंगे तो आपका कितना अच्छा इंटरव्यू जाएगा। तैयारी अच्छा करके जाएंगे तो 100% सफलता मिलेगी। और इसको बहुत ही लाइटली नहीं लेना इंटरव्यू को, कि हम जाएंगे और हम अच्छे से जवाब दे देंगे, ये नहीं होता है। घरों में छद्म साक्षात्कार आयोजन कर लें, क्योंकि अपने माता पिता भाई बहन को बोले कि सामने में बैठ जाए और आपसे प्रश्न पूछे, ये भी आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इस कोविड-19 की संकट में बहुत लोग मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर है ये इंटरव्यू पर आपकी समझ को विकसित करेगा कि क्या करना है इंटरव्यू में, क्या नहीं करना है, भूगोल में किन किन बातों का ध्यान रखना है इंटरव्यू के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, इसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेंगे।
तो दोनों के लिए, जो इस बार इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक होगा, और जो अगले बार ये मन में सोच रखे हैं कि मुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना है, सोचना बहुत बड़ी बात है, इस प्रश्न को ध्यान में रखना। तो जिनको अगले बार इंटरव्यू देने के लिए जाना, वो अभी से इस फॉर्मेट पर अपने आप को तैयार कर लें। अभी से इस फॉर्मेट पर तैयार कर लेंगे तो व्यक्तित्व का निर्माण, जैसे मैंने पहले ही कहा, अचानक नहीं होता है, ये ग्रेजुअली होता है। हम सीखते ग्रेजुअली है ना, अचानक तो सीखते नहीं है। तो धीरे धीरे जब आप इस फॉर्मेट में ढल जाएंगे तो बस जब आपका मेंस हो जाएगा तो इंटरव्यू आप पहले प्रयास में क्रैक कर लेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनका सफल हो जाए, मैं यही उम्मीद करूंगा, और भगवान से भी यह विनती है कि वो आपके इंटरव्यू को अच्छा कर दें, वो दिन आपका हो जाए, आप इंटरव्यू बोर्ड में खूब अच्छा प्रदर्शन करके आओ, आपका सिलेक्शन हो जाए, आप राज्य में एक अच्छे पद पर जाएं, और राजस्थान के विकास के साथ साथ भारतवर्ष के विकास में भी अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें। थैंक यू, धन्यवाद।